Hello students, now we are starting cyclotron, theory of cyclotron, magnetic effect of current. बच्चों हम लोगों ने सीरीज भी चला रखी है क्वेश्चन आंसर्स की, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कंपटीशन के अंदर आईआईटी जेईई नीट वगैरह में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उनके एक डेली क्वेश्चन डालने का मैंने वादा किया था। डेली तो मैं नहीं डाल पाता हूँ, लेकिन मैं उसको भी कैरी ऑन रखूँगा। और साथ ही हमारा एक चैप्टर है जो रिमेनिंग साइक्लोट्रॉन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो रिमेनिंग चैप्टर था उसको भी हम कैरी ऑन करेंगे ताकि ये जो सिलेबस भी है जो आगे बढ़ता रहे। तो साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस, it is a device to accelerate heavy positively charged particles like proton, neutron and alpha particles up to high energy, up to very high energy। बच्चों एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हेवी चार्ज पार्टिकल मतलब प्रोटॉन वगैरह इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में ये काफ़ी हेवियर होते हैं बच्चों। आगे चल के मैं बताऊंगा कि जो वाई वी कांट यूज साइक्लोट्रॉन फॉर एक्सीलरेटिंग लाइट पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टैंड? तो हेवी पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, इनका मास इलेक्ट्रॉन के मास के रेस्पेक्ट में काफ़ी हाई होता है और उनको हाई एनर्जी तक है जो आपको ले जाना है, उनको हाईली एनर्जाइज्ड पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप यूज़ करेंगे साइक्लोट्रॉन। अंडरस्टैंड? साइक्लोट्रॉन इट वाज डिवाइस्ड बाय लॉरेंस, E.O. लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन एंड M.S. लिविंगस्टोन। इन्होंने जो इसको डिस्कवर किया बच्चों, इन्होंने इसको डिवाइस किया, इसको इन्होंने बनाया। M.S. लिविंगस्टोन 1934 के अंदर है जो इन्होंने इसको डिवाइस किया। अब बच्चों साइक्लोट्रॉन किस टाइप से वर्क करता है उसके लिए मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। डायग्राम बनाने के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा उसकी वर्किंग, उसका प्रिंसिपल और उसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अंडरस्टैंड? द लेट वी हैव स्ट्रॉन्ग N एंड S, ये N पोल, these are the electromagnets, strong electromagnets which produce high magnetic field। Understand? साइक्लोट्रॉन के अंदर बच्चों क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। इट इज ए डिवाइस बेस्ड ऑन क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अंडरस्टैंड? N से S की ओर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो वर्क करता है, N से S की ओर। और बच्चों है जो इसके मिड में है जो हॉरिजॉन्टली एक डी शेप्ड, इंग्लिश का लेटर डी शेप्ड की डीज लगी होती है। डीज, इंग्लिश का लेटर डी है जो बच्चों इंग्लिश का लेटर हमको पता है, इट इज द डी। तो डी शेप्ड की है जो 2 डीज लगी होती है, दैट इज D1 एंड D2, है ना। और वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है उसका प्लेन। अंडरस्टैंड? तो इट इज द ये बच्चों इंग्लिश के लेटर डी शेप की, दीज आर द होलो डीज, मेटेलिक चैम्बर्स हैं ये। D1 and D2 and D2,
ये D1 है बच्चों, ये वाली D1, इट इज D1, इट इज D2, D1 एंड D2 होलो मेटालिक चेम्बर्स, होलो मेटालिक चेम्बर्स, है ना, इन द शेप ऑफ इंग्लिश लेटर डी। ये जो डी मैंने बना रखा है इस शेप की है बच्चों, दिख रही है आपको डी शेप की इंग्लिश का लेटर डी। और इसका प्लेन जो है इट इज केप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये जो प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से, इसका प्लेन है जो बच्चों इस टाइप से, अंडरस्टैंड। तो प्लेन ऑफ दीज केप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, D1, D2 hollow metallic chambers in the plane of D is kept perpendicular to magnetic field, understand। अब बच्चों D1 and D2 are joined from high frequency AC source, हाई फ्रीक्वेंसी AC सोर्स से है जो आप इसको अटैच करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी, और इट जनरेट्स few hundred kilovolt alternating voltage, AC voltage, ये फ्यू 100 किलोवोल्ट का AC वोल्टेज है जो जनरेट करता है। अब आगे हम जो इसको कनेक्ट करेंगे साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी है उससे है जो इस टर्म को हम कनेक्ट करने वाले हैं। हाँ बच्चों, अब द चार्ज पार्टिकल विच इज, अच्छा D1 और D2 है जो हाई फ्रीक्वेंसी है जो AC सोर्स से अटैच होने के कारण ये अल्टरनेटिवली है जो अपनी पोलरिटीज़ को रिवर्स करते रहते हैं। पोलरिटीज़ को कभी D1 पॉजिटिव हो जाएगी, कभी D2 पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जो बच्चों इस टाइप से वेरी करता है, अंडरस्टैंड। इट इज़ द AC वोल्टेज एंड इट इज़ द टाइम। 0 से जो T/2 तक इट बिकम्स पॉजिटिव, यानी करंट है जो वन डायरेक्शन में फ्लो होती है, और ये जो T इट इज़ द टाइम पीरियड। तो 0 से T/2 तक है जो लेट ये वाली D पॉजिटिव रहेगी तो ये नेगेटिव रहेगी साइमल्टेनियसली, क्योंकि ये नेगेटिव से अटैच है, अंडरस्टैंड। ये वाली D पॉजिटिव 0 से T/2 तक, और ये वाली नेगेटिव कब? सेम एट द सेम टाइम 0 to T/2 तक। इसके बाद ऑल्टरनेटिंगली T/2 टाइम के बाद इट बिकम्स पॉजिटिव एंड बिकम्स नेगेटिव। तो इस तरीके से ये अपनी पोलरिटीज़ को रिवर्स करती रहती है। क्यों? क्योंकि ये जो AC वोल्टेज इस टाइप से चेंज होता है, तो 0 से T/2 टाइम तक है जो ये वाली पॉजिटिव रहेगा तो ये नेगेटिव रहेगा। इसके बाद T/2 से कैपिटल T टाइम तक है जो ये पॉजिटिव रहेगा तो ये नेगेटिव रहेगा, अंडरस्टैंड। तो पोलरिटीज आर रिवर्स्ड ऑल्टरनेटिंगली, अंडरस्टैंड। अब बच्चों जो होलो मेटेलिक चैम्बर जो होता है उसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, होलो मेटेलिक चैम्बर दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग E इन इक्वल्स टू 0। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाती है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स टॉपिक के अंदर है जो मैंने इसको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है। E इन इक्वल्स टू 0 इनसाइड होलो मेटेलिक चैम्बर वेदर इट इज चार्ज और नॉट, अंडरस्टैंड। दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये प्रॉपर्टी कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अंडरस्टैंड। तो फिर होलो मेटेलिक चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, अंडरस्टैंड। एंड द चार्ज विच इज टू बी एक्सिलरेटेड, अंडरस्टैंड, इज प्रोड्यूस, ये O पॉइंट है बच्चों, इट इज O पॉइंट, है ना, ये O पॉइंट है। इसके क्लोज से है जो उसको हॉरिजेंटली है जो एंटर करवाया जाता है विद वेरी स्मॉल स्पीड, अंडरस्टैंड। मतलब ये डीज है तो ये इसका मिड पॉइंट है। इसके क्लोज से जो एक चार्ज पार्टिकल विच इज टू बी एक्सिलरेटेड दैट इज द हैवीली चार्ज्ड पॉजिटिव आयन, अंडरस्टैंड, उसको है जो आप एंटर करवाया जाता है विद स्मॉल स्पीड। स्मॉल स्पीड होने के कारण है जो
फिर वो है जो इस D2 के अंदर है जो लेट एंटर हो जाता है। अंडरस्टैंड, लेट वो इस डायरेक्शन के अंदर है जो ये D1 है और ये D2 है, तो इस डायरेक्शन के अंदर सेंटर होके क्लोज से है जो उसको एंटर करवाया जाता है। लेट D2 के अंदर है जो वो एंटर हो जाता है, और एज सुन एज इट एंटर्स इनटू D2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इन इक्वल्स टू 0, उसके अंदर E इन 0 है बच्चों। अंडरस्टैंड, साथ ही ये मैग्नेटिक फील्ड है जो ऑल्सो एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डी के परपेंडिकुलर है जो वो एक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर है जो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। ए मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन पॉजिटिव आयन that is given by vector Fm equals to q vector v cross b, और हमको पता है कि it is the vector relation, magnetic force is perpendicular to velocity, so that's why it acts as centripetal force। ये centripetal force का वर्क करेगा। अब आपका चार्ज पार्टिकल है जो D2 के अंदर एंटर हो चुका है हॉरिजॉन्टली मोशन करता हुआ, अंडरस्टैंड, और D2 के अंदर है जो बच्चों वो सेमी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूवमेंट करेगा बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन इट विच एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अंडरस्टैंड। अच्छा, V और B के बीच में एंगल कितना है बच्चों? आपका चार्ज पार्टिकल ऐसा एंटर हुआ D2 के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो इट इज द 90 डिग्री एंगल। अंडरस्टैंड, एंटर हो रहा है D2 के अंदर, इट इज D1 D2 के अंदर एंटर हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो एंगल इज 90 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स थीटा है जो इस केस के अंदर है जो कितना है 90, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज QVB sin 90, understand, that is QVB and that is acts as centripetal force, तो mv square by r, understand, v से v cancel implies r equals to mv upon qb, understand। इससे दो चीजें प्रूव होती है बच्चों का r is proportional to v और it will move in semi circular track inside the D2। आपने ये माना है कि D1 से ओ से निकल के वो D2 के अंदर एंटर हुआ, D2 के अंदर वो सेमी सर्कुलर ट्रैक पे मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि E in equals to 0, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, क्योंकि इनसाइड होलो चैम्बर E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज 0, जो R इज प्रोपोर्शनल टू V, यानी उसकी जो रेडियस होगी उस सेमी सर्कुलर ट्रैक की वो है जो स्पीड के प्रोपोर्शनल होगी बच्चों। अंडरस्टैंड। तो फिर बच्चों वो स्मॉल स्पीड से जो इसके अंदर है जो मैग्नेटिक फील्ड है भी, तो हाँ बच्चों, तो स्मॉल स्पीड से जो वो इस डायरेक्शन के अंदर एंटर हो गया भाई। हाँ, यहाँ से जो इस डायरेक्शन के अंदर इसका एंटर हो गया और इस टाइप से सेमी सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करेगा अपना। अंडरस्टैंड। और एज सुन एज इट रीचेज एट द एज ऑफ D2, वो अपना सेमी सर्कुलर ट्रैक D2 के अंदर कंप्लीट करके जो ही है जो वापस गैप के अंदर आता है, इट इज अ गैप रीजन, इट इज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल सेपरेशन। D1 और D2 है जो बच्चों एडजॉइंट नहीं है, इनके बीच में स्मॉल गैप है, they are kept at very small separation। तो as soon as the positively charged ion enters at the into the gap after completing semicircle inside the D2, जो ही वो है जो इस गैप के अंदर आता है, it becomes positive and it becomes negative। यानी ये सिचुएशन ये बन जाती है बच्चों कि ये वाली ये D1 है और ये D2 है, और जो वो इस टाइप से सेमी सर्कल करके आया, तो ये बन गई पॉजिटिव और ये बन गई नेगेटिव। तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द गैप रीजन, गैप रीजन के अंदर है जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। और इस गैप रीजन के अंदर है जो लेट उस समय इन दोनों डीज के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है जो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वी है, तो इट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। जो गैप रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है वो वर्क करेगा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल दैट इज Q इंटू वी। अंडरस्टैंड, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। आप V को है जो लार्ज लिख लें, कैपिटल लिख लें, V पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज QV व्हेन इट रीचेज एट द एज ऑफ D2 एंड एंटर्स इनटू द गैप। वो गैप के अंदर एंटर होते ही जो उसके ऊपर इतना वर्क होता है और वो अगेन D1 के अंदर एंटर हो जाता है। अब इतने वर्क की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया है, तो काइनेटिक एनर्जी है जो उसकी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इंप्लाइज V इंक्रीजेस,
बी इंक्रीजेस इंप्लाइज आर ऑल्सो इंक्रीजेस, उसकी रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगी बच्चों, अंडरस्टैंड। यानी वो D2 के अंदर है जो लार्जर रेडियस, प्रीवियस रेडियस D1 के अंदर जो उसने रेडियस सेमी सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस थी उससे लार्जर रेडियस के साथ है जो वो D2 के अंदर एंटर होगा, अंडरस्टैंड। फिर एंटर होने के बाद अगेन है जो वो D1 के अंदर ट्रेवल करेगा और D1 के अंदर ट्रेवल करने के बाद है जो चूंकि उसकी रेडियस लार्जर है तो अगेन वो ट्रेवल करता हुआ सेमी सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करके और अगेन गैप रीजन में एंटर हो गया, और अगेन गैप रीजन में एंटर होते ही इसकी पोलरिटी अगेन रिवर्स हो जाती है, अंडरस्टैंड। मतलब सिचुएशन ये बन जाती है कि आफ्टर है जो कंप्लीटिंग सेमी सर्कल इन D1 व्हेन इट इमर्जेस, इसके अंदर इमर्ज होता है तो D1 पॉजिटिव हो जाता है बच्चों और D2 क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो इसका मतलब अगेन है जो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अंडरस्टैंड। तो अगेन उसकी स्पीड इंक्रीज होती है बच्चों, सेम थ्योरी से, क्योंकि ये जो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर वर्क करेगा, अंडरस्टैंड। Q इंटू वी के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, उससे उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, उससे उसकी रेडियस इंक्रीज होगी। तो अगेन D1 के अंदर है जो वो जब अगेन जो सेकंड वाला जो सेमी सर्कुलर ट्रैक जब कंप्लीट करेगा तो वो लार्जर रेडियस के साथ है जो उसके अंदर एंटर होगा। तो इस टाइप से है जो उसकी मोशन ये लार्जर रेडियस के साथ, अंडरस्टैंड। इसके बाद है जो वापस जो गैप एरिया के अंदर आएगा अगेन है जो D2 बिकम्स पॉजिटिव, D1 बिकम्स नेगेटिव, तो फील्ड बिटवीन द एयर गैप, डीज के बीच में जो गैप है उनके बीच में अगेन है जो D2 से D1 की ओर फील्ड हो जाएगा। तो अगेन है जो वो एक्सीलरेट होगा, अगेन एक्सीलरेट होगा तो अगेन उसकी स्पीड बढ़ेगी, अगेन स्पीड बढ़ेगी। तो बच्चों ये जो स्पीड है जो बढ़ी हुई स्पीड के साथ वो अगेन D1 के अंदर एंटर होगा। D1 में एंटर होने के बाद अगेन अंदर है जो E इन इक्वल टू 0 है, बट मैग्नेटिक फोर्स इज साइमल्टेनियसली एक्टिंग, वो सा मैग्नेटिक फील्ड तो है जो बच्चों उसके ऊपर कंटिन्यूसली वर्क करता है, तो इट एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो द रिजल्टिंग मोशन विल बी स्पाइरल वन। उसकी मोशन क्या होगी, फिर वो D1 के अंदर है जो बच्चों कांस्टेंट स्पीड से ही ट्रेवल करेगा। तो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब वो D1 के अंदर ट्रेवल करता है तो वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता है, और जब जब भी गैप में आता है उसकी स्पीड है जो इंक्रीज होती है, अंडरस्टैंड। और स्पीड इंक्रीज होने से उसकी रेडियस इंक्रीज हो जाती है, तो उसका पाथ क्या हो जाता है, सर्कुलर वन हो जाता है, अंडरस्टैंड। अब बच्चों साइक्लोट्रॉन के अंदर है जो जब वो इस टाइप से है जो सेमी सर्कुलर ट्रैक करते हैं तो हम है जो सबसे पहले है जो सेमी सर्कुलर ट्रैक के अंदर किसी एक डी के अंदर जब वो सेमी सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करता है तो उसका सेमी सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करने का कितना टाइम लगता है उसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, अंडरस्टैंड। स्मॉल टी इक्वल्स टू पाई आर, सेमी सर्कुलर के लिए जो पाथ लेंथ होती है दैट इज 2 पाई आर बाई 2, दैट इज द पाई आर सेमी सर्कुलर ट्रैक के लिए, अपॉन स्पीड वी, अंडरस्टैंड, फॉर सेमी सर्कल टाइम inside semi circle, understand। हाँ, now pi by v r is again mv upon qb, जब v उसकी स्पीड है बच्चों, ध्यान रखना ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपिटल V से शो कर रहा हूँ और स्पीड के लिए मैं स्मॉल v काम में ले रहा हूँ, अंडरस्टैंड। तो v से v तो दैट इज पाई m अपॉन qb, अंडरस्टैंड। अब है जो बच्चों टोटल टाइम पीरियड, मतलब एक डी से निकल के जब दूसरी डी में एंटर होता है तो जो उसका टोटल जो सर्कुलर ट्रैक, वो कंप्लीट सर्कुलर तो नहीं, दैट इज द स्पाइरल वन, लेकिन उसका टोटल टाइम पीरियड कितना बनता है एक सर्कल में, मतलब जैसे वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद वापस यहाँ आ जाए तो हम मान लेंगे कि उसका जो एक सर्कुलर ट्रैक है जो कंप्लीट हो गया है, अंडरस्टैंड। जैसे ए से स्टार्ट हुआ और बी तक आ जाए, इसी सीध में आ जाए, इसी सीध में मतलब इसी लाइन के अंदर आ जाए तो आप उसको टी बोल दोगे, कैपिटल टी टाइम इट हैज टेकन, अंडरस्टैंड। तो कैपिटल टी इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू स्मॉल टी, तो दैट इज द 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, अंडरस्टैंड, ये 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो बच्चों इससे जो फ्रीक्वेंसी बनेगी, फ्रीक्वेंसी दैट इज द एन सी, फ्रीक्वेंसी वो बनेगी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, दैट इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का इनवर्स जो होता है बच्चों वो फ्रीक्वेंसी होता है, तो दैट इज द क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये जो फ्रीक्वेंसी बन रही है इसको बच्चों साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम, साइक्लोट्रॉन
frequency. Understand? NC equals to QB by 2 pi m and it is independent of the speed. साइक्लोट्रॉन बच्चों इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, क्योंकि साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी जो है वो उसकी स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं है, न तो स्पीड पे डिपेंडेंट है न रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट है। वो जो सर्कुलर ट्रैक लेता है तो उसकी रेडियस भी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है बच्चों, उसका ट्रैक की, ठीक है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, और उसकी स्पीड भी इंक्रीज होती रहती है बिकॉज ईच टाइम व्हेन इट एंटर्स इनटू द एयर गैप इट्स स्पीड इंक्रीजेस। अंडरस्टैंड? तो इन अ साइकिल ट्वाइस इट्स स्पीड इंक्रीजेस, उसकी 2 बार है जो एक साइकिल के अंदर है जो 2 बार उसकी स्पीड बढ़ती है। अंडरस्टैंड? तो फिर बच्चों साइक्लोट्रॉन के अंदर इंपॉर्टेंट बात फैक्ट जो है वो यही है, अगर बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए या कहीं अगर आपको पूछा जाए, जैसे अभी प्रैक्टिकल्स भी चल रहे हैं, तो आपको ये जवाब देना है कि साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। अंडरस्टैंड? ये जो स्पीड इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, यानी ये साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है, एंड इट इज द की पॉइंट फॉर वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की वर्किंग के लिए बहुत ही बच्चों है जो ये की पॉइंट है। अब बच्चों साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी जो आ रही है जो एम क्यू बी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये और ये दोनों है जो बच्चों क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अंडरस्टैंड? अब बच्चों आपका हाई फ्रीक्वेंसी जो एसी सोर्स था उसकी फ्रीक्वेंसी है जो बच्चों इस साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर कहा जाता है और इक्वल्स रखी जाती है, और इसको साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस कंडीशन फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। For proper working of cyclotron NC इक्वस टू एन AC सोर्स। ये जो आपने AC सोर्स अप्लाई किया है उसकी फ्रीक्वेंसी है जो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी जो कि ये आती है NC इक्वस टू QB अपॉन 2 pi m। अंडरस्टैंड? ये इक्वस टू आनी चाहिए AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी के इक्वस टू, इट इज अ साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस कंडीशन। अगर बच्चों ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, अंडरस्टैंड, तो फिर है जो बच्चों पोलैरिटी विल नॉट बी रिवर्स्ड जस्ट व्हेन इट एंटर्स इनटू द डी इन एयर गैप। जब वो एयर गैप में एंटर होता है तो बच्चों पोलैरिटी उस समय रिवर्स नहीं होगी। अंडरस्टैंड? जैसे फॉर एग्जांपल जो वो उसके वर्ज पे इसके एज पे पहुंच जाए, जैसे D1 से निकल के इसमें D2 के अंदर सेमी सर्कुलर ट्रैक लेके जब जैसे यहाँ आ गया है तो इट बिकम्स पॉजिटिव और इट बिकम्स नेगेटिव, ताकि उसकी मोशन की डायरेक्शन के अंदर है जो उसके ऊपर फोर्स लगे Q इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है गैप रीजन के अंदर, जिससे जो वो एक्सिलरेट होगा। अंडरस्टैंड? तो साइक्लोट्रॉन की प्रॉपर वर्किंग के लिए जरूरी है जो ही वो एयर गैप के अंदर एंटर हो और जो जिस डी से वो निकल के आया है इट बिकम्स पॉजिटिव, इट मस्ट बी पॉजिटिव, और जिस डी के अंदर वो एंटर होने वाला है उस डी की है जो पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करे जिस डी से वो निकल के आया है उस डी से जिसके अंदर एंटर होने जा रहा है उसकी ओर है जो वर्क करे, यानी फील्ड लाइंस जो बने वो है जो जिससे वो निकल के आया है उससे जो वो D1 की ओर, जैसे D2 से निकल के आया तो D1 की ओर डायरेक्टेड होनी चाहिए फील्ड लाइन, ताकि ये जो मोशन मस्ट बी एक्सिलरेटेड, उसकी मोशन है जो एक्सिलरेटेड हो, और ईच टाइम व्हेन इट एंटर्स इनटू द एयर गैप इट्स स्पीड इंक्रीजेस। सो बिफोर कमिंग आउट ऑफ द साइक्लोट्रॉन इट्स एनर्जी बिकम्स वेरी हाई, उसकी एनर्जी है जो बहुत सारे जो स्पाइरल मोशन करते हुए ईच टाइम उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, और जब है जो ध्यान रखना तो उसकी स्पीड है जो निकलते समय जो उसकी स्पीड है जो जब वो डी की रेडियस के इक्वल्स टू हो जाएगी तो फिर बच्चों इट मे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द डीज, वो डी की वॉल्स से जो कोलाइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि ईच टाइम है जो उसकी आर बढ़ रही है, क्योंकि आर इज प्रोपोर्शनल टू वी, तो वी बढ़ रही है तो आर भी बढ़ रही है, तो फिर है जो जब उसकी साइक्लोट्रॉन की जो डीज जो उसमें यूज आ रही है उसकी रेडियस के बराबर है जो अगर उसके सर्कुलर ट्रैक की है जो रेडियस अगर हो जाएगी तो इट मे कोलाइड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द डीज।
तो हमको है जो, चूंकि वो हाईली एनर्जी के पार्टिकल में तो कन्वर्ट हो ही चुका है, तो हमको है जो उसको वाया एग्जिट स्लिट, एक एग्जिट स्लिट अप्लाई करते हैं, एग्जिट स्लिट के थ्रू है जो उसको आप है जो बाहर निकाल सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल है जो आफ्टर सेवरल कॉलिजन्स, उसकी यहाँ इसको बाहर निकालने की जरूरत है बच्चों, अंडरस्टैंड। तो यहाँ बाहर निकालने की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं कि जो एक एग्जिट स्लिट यूज़ करते हैं, एग्जिट स्लिट। तो लेट ये एग्जिट स्लिट के अंदर है जो ये वाली प्लेट पॉजिटिव है और ये वाली प्लेट नेगेटिव है। तो बच्चों है जो ये चार्ज पार्टिकल है जो जैसे एंटर हो रहा है, यहाँ एंटर होने के बाद यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एग्जिस्ट कर रहा है एग्जिट स्लिट के अंदर, तो उसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो बच्चों इससे यूँ होता हुआ वो बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इस डायरेक्शन में वेक्टर है F = Q × E फोर्स लग रहा है। तो एग्जिट स्लिट ये एक्चुअल में जो टू पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स है, फील्ड एक्ट कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की, और चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ तो उस पर इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है प्लेट्स के बीच में, तो उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो उसकी ट्रैक, उसकी है जो डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, और है जो वो बिना इसके टच हुए वो बाहर है जो आ जाएगा। इट इज़ द एग्जिट स्लिट। इस टाइप का अरेंजमेंट उसके अंदर हो सकता है, अंडरस्टैंड। तो फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन दैट इज गिवन बाय QB/2πm मस्ट बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड AC सोर्स। हाई फ्रीक्वेंसी AC सोर्स है बच्चों, इसके इक्वल टू होना चाहिए। तो इट इज द साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस कंडीशन, साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस कंडीशन, अंडरस्टैंड। क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि जो अपनी पोलैरिटी डीज कब रिवर्स करें, जब वो गैप एरिया के अंदर एंटर हो रहा हो उस समय पोलैरिटी रिवर्स होनी चाहिए। जिस डी से वो निकल के आता है उसको पॉजिटिव हो जाना चाहिए, और जिस डी के अंदर वो एंटर होने जा रहा है उसको जो नेगेटिव हो जाना चाहिए। तो पोलैरिटी मस्ट बी रिवर्स जस्ट व्हेन इट एंटर्स इन द गैप बिटवीन द डीज, वो डीज के अंदर गैप के अंदर जब एंटर हो। तो N साइक्लोट्रॉन इक्वल्स टू N ऑल्टरनेटिंग सोर्स, अंडरस्टैंड। और ऑल्टरनेटिंग सोर्स बच्चों फ्यू 100 किलोवोल्ट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, तो दैट्स व्हाई द एनर्जी एक्वायर्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज आयन व्हेन इट एंटर्स इनटू द गैप इज वेरी हाई। वो अच्छी खासी एनर्जी गेन कर लेता है, और ऐसे कई साइकिल्स करने के बाद वो जब बाहर निकलता है तो इट बिकम्स ए हाईली एनर्जाइज्ड पार्टिकल। वो है एक हाईली एनर्जाइज्ड पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुका होता है, और उसको एक वाया एग्जिट स्लिट है जो उसको इट मे कम आउट ऑफ द डीज, उसको है जो डीज से जो बाहर निकाल लिया जाता है, अंडरस्टैंड। अब इसके अंदर जो कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी वो इस टाइप से थी, ठीक है ना। अब बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि इसके अंदर बच्चों एक है जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी है, उस कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर देता हूँ। कन्फ्यूज़न का जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारी बुक्स में नहीं दिया हुआ आता है बच्चों। ये है कि जैसे आपने इस डी के अंदर ट्रेवल करने का है जो आपने सेमी सर्कुलर ट्रैक के लिए आपने टाइम फाइंड किया, फिर आपने इसका भी टाइम फाइंड किया, तो उसका डबल कर दिया हमने, तो दैट इज़ द टोटल टाइम पीरियड फॉर अ साइकिल, हमने ऐसा माना है। लेकिन बच्चों इसके अंदर ये वाला टाइम जो है, ये वाला टाइम जब वो डीज के अंदर वो ट्रेवल करता है, ऑल्दो इट इज़ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वो है जो इसके अंदर कैलकुलेशन में नहीं है। तो उसके लिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म प्रिपेयर किया जाता है कि डी के बाद एंटर होने के बाद, डी के अंदर ट्रेवल करने के बाद जो वो गैप एरिया में आता है, और गैप एरिया के अंदर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके फिर अगली डी के अंदर एंटर होता है, तो उस टाइम को है जो कंपनसेट करने के लिए भी कोई ना कोई मैकेनिज्म है जो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर है जो सर्टेनली होगा। वो कॉम्प्लिकेसी के कारण है जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, क्योंकि आपने कैलकुलेशन में लिया है कैपिटल T इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू स्मॉल टी। स्मॉल टी इज द टाइम टेकन फॉर सेमी सर्कल इन ए डी, अंडरस्टैंड। तो आपने उसका डबल कर दिया, तो वो गैप वाला टाइम कहाँ गया, अंडरस्टैंड। तो उसके लिए भी कोई ना कोई मैकेनिज्म है जो इन लोगों ने जो बनाया होगा, कॉम्प्लिकेसी के कारण हमारे सिलेबस के अंदर नहीं दिया। पर ओवरऑल प्रिंसिपल इज दैट इट कैन कन्वर्ट ए पॉजिटिवली चार्ज, हेवी पॉजिटिवली चार्ज आयन इनटू ए हाईली एनर्जाइज्ड पार्टिकल। वो हाईली एनर्जाइज्ड पार्टिकल के अंदर है जो कन्वर्ट कर सकता है, और उसके लिए कंडीशन है कि ये कंडीशन है जो उसके अंदर वर्क करनी चाहिए, साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस कंडीशन, अंडरस्टैंड। अब बच्चों साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस कंडीशन के अंदर है जो कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग के अंदर, नेचुरल क्वेश्चंस हमारे दिमाग के अंदर है जो उठते हैं। वो नेचुरल क्वेश्चन ये है कि वाई पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन कांट बी एक्सीलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स को एक्सीलरेट क्यों नहीं करवाया जा सकता है, अंडरस्टैंड। वाई इलेक्ट्रॉन कांट बी एक्सीलरेटेड,
एक्सीलरेटेड। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल है बच्चों, तो सेम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है जो वो भी स्पाइरल मोशन कर सकता है। अंडरस्टैंड? तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आप साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को है जो साइक्लोट्रॉन के थ्रू है जो एक्सीलरेट नहीं करवा सकते। इसके लिए एक सेपरेट इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है, यूज्ड बीटाट्रॉन। उसके लिए बीटाट्रॉन काम में लिया जाता है। तो बच्चों इसके पीछे रीजन ये है कि हमने अभी अभी देखा NC इक्वल्स टू QB अपॉन 2πm। साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी NC इक्वल्स टू QB अपॉन 2πm है। अब बच्चों जो मैक्सिमम एनर्जी जो एक्वायर करता है, मैक्सिमम एनर्जी एक्वायर्ड बाय चार्ज पार्टिकल बिफोर कमिंग आउट ऑफ साइक्लोट्रॉन, वो कितनी होती है? हम इसको कैलकुलेट करते हैं फॉर ए चार्ज पार्टिकल के लिए। तो बच्चों R इक्वल्स टू आपके पास था mv अपॉन QB। अंडरस्टैंड? और काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, वो होती है बच्चों हाफ mv मैक्स का स्क्वायर, यानी मैक्सिमम का स्क्वायर, यानी है जो जब वो काफ़ी साइकिल कर चुका हो और वो डी के वॉल्स के क्लोज आ गया हो, उस समय उसकी स्पीड है जो मैक्सिमम होगी और अब उसको बाहर निकालने की जरूरत है। यानी आपको रिक्वायर्ड एनर्जी के पार्टिकल में कन्वर्ट कर लिया, जहां उसकी v मैक्सिमम स्पीड है वो अकॉर्डिंग टू अपनी कैलकुलेशन होनी चाहिए, तो हाफ mv मैक्स स्क्वायर। अब बच्चों v तो यहां से हम ले सकते हैं v इक्वल्स टू QBR बाई स्मॉल m। अब बच्चों v मैक्स कब होगी? फॉर v मैक्स, ये जो रेडियस जो है वो है जो रेडियस ऑफ d, ये रेडियस ऑफ d के बराबर हो, जब रेडियस ऑफ d, क्योंकि अब है जो बच्चों वो वॉल से टकरा सकता है, तो मैक्सिमम रेडियस तो रेडियस ऑफ d हो सकती है, तो लेट इट बी r, कैपिटल R। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि VQBR के अंदर है जो V मैक्स के लिए यहां है जो मैं रख दूंगा QB स्मॉल r की जगह कैपिटल R, और ये हो जाएगा स्मॉल m, यानी आपने रखा है स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ d। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वो हो जाएगी हाफ mv मैक्स, दैट इज QBR बाई स्मॉल m का स्क्वायर, दैट इज हाफ m q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाई m स्क्वायर, m से m कैंसिल, तो दैट इज द हाफ q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाई स्मॉल m। इट इज द काइनेटिक एनर्जी मैक्स, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो है जो इसके इक्वल टू होगी हाफ q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाई m। अब जो d की रेडियस आप इसमें पुट कर देंगे और आपने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, हाई मैग्नेटिक फील्ड, अब बच्चों हाई मैग्नेटिक फील्ड बच्चों 1.5 टेस्ला 1 टेस्ला ये सब है जो हाई मैग्नेटिक फील्ड ही होते हैं बच्चों। तो q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाई m के अकॉर्डिंग आपको जो मैक्सिमम एनर्जी का पार्टिकल है जो वो आपको मिल जाएगा। तो b की वैल्यू है जो आप उसके अंदर है जो आपके अकॉर्डिंगली है जो सेट कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रोमैग्नेट किस स्ट्रेंथ का ले रहे हैं, रेडियस d की कितनी है और मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल कितना है, q उसका चार्ज कितना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिजायर्ड एनर्जी का है जो पार्टिकल ऑब्टेन कर सकते हो। अंडरस्टैंड? अब क्वेश्चन हम अपने बेसिक क्वेश्चन पर आ जाते हैं, व्हाई वी कांट यूज इलेक्ट्रॉन कांट बी एक्सीलरेटेड, है ना, इलेक्ट्रॉन कांट बी एक्सीलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन से इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट नहीं हो सकता। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन यह है काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है उसके अंदर है जो m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आप इलेक्ट्रॉन यूज में लेते हो तो फिर m है जो इलेक्ट्रॉन का मास आएगा, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है बच्चों 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। अंडरस्टैंड? तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg अगर इसका मास है तो बच्चों है जो फिर वो मैक्सिमम स्पीड जो ऑब्टेन करेगा वो है जो बच्चों बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब साइक्लोट्रॉन से निकलने से पहले ही इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल अगर आपने यूज़ कर रखा है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड जो है बिफोर निकलने से पहले वो है जो m चूंकि अपॉन में है बच्चों और 10 की पावर माइनस 31 है, तो इट्स स्पीड विल बी वेरी हाई, और उसकी स्पीड है जो निकलने से पहले इतनी हाई हो जाएगी। निकलने से पहले क्या मतलब, वो आफ्टर ए फ्यू साइकिल्स इट विल ऑब्टेन द एनर्जी
अप टू वेरी हाई लेवल, वो बहुत है जो कुछ साइकिल करने के बाद ही है जो हाई लेवल की एनर्जी पे आ जाएगा, यानी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और स्पीड अगर बढ़ गई बच्चों तो फिर है जो स्पीड है जो ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाए दैट बिकम्स ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। इतनी स्पीड की लाइट जितना तो नहीं बढ़ेगी उसकी स्पीड, लेकिन है जो फिर भी अगर स्पीड है जो उसके कंपैरिजन के अंदर है जो उसकी 1/1000 हो जाए, किसकी लाइट ऑफ स्पीड की है जो वो अगर इंटू 1/1000 हो जाए, यानी c/1000 अगर हो जाती है उसकी स्पीड, तो फिर उस कंडीशन में बच्चों आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक थ्योरी है जो उसके अंदर अप्लाई होती है। आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग है जो मास और उसमें रिलेशन जो है वो ये है बच्चों, m = m0 √1 - v²/c²। आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, according to Einstein's theory of relativity, m = m0 √1 - v²/c²। अब है जो हमने ये देखा था बच्चों को उसकी जो इलेक्ट्रॉन जो अगर पार्टिकल है तो आफ्टर फ्यू ऑसिलेशन वो स्पाइरल मोशन करता हो, आफ्टर फ्यू ऑसिलेशन इट विल ऑब्टेन सफिशिएंट एनर्जी, तो उसकी स्पीड वेरी हाई हो जाएगी। तो अब आप है जो v को c के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बच्चों। v²/c² इज नॉट नेग्लिजिबल टर्म फॉर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आफ्टर फ्यू ऑसिलेशन इट हैज ऑब्टेन्ड वेरी हाई स्पीड। तो बच्चों v/c इज नॉट नेग्लिजिबल टर्म, तो उस कंडीशन के अंदर m विल बी ग्रेटर देन m0, यानी उसका जो रेस्ट मास था, यानी इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में होता है उसका मास लेट m0 है, तो फिर इस स्पीड पे v स्पीड पे आ जाने पर उसका मास है जो रेस्ट मास से काफी ज्यादा हो जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर है जो कीप ऑन इंक्रीजिंग, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, अंडरस्टैंड, उसका m इंक्रीज होता रहेगा। तो बीच साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस वो होता है जो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज qB/2πm। तो इसका मतलब m विल इंक्रीज तो nc विल डिक्रीज। जब m इंक्रीज होगा तो बच्चों nc जो है वो डिक्रीज होगा, अंडरस्टैंड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूसली है जो एक्सीलरेटेड हो रहा है। तो फिर एक्सीलरेट हो रहा है तो इसका मतलब है जो उसका मास भी बढ़ रहा है, तो मास बढ़ रहा है तो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है जो बच्चों डिक्रीज होगी, क्योंकि m अपॉन में है यहाँ, तो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो फिर ऑल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो फिक्स्ड है, और आपके साइक्लोट्रॉन की रेजोनेंस की साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी बन रही है वो कीप ऑन चेंजिंग, वो चेंज होती जा रही है। तो उस कंडीशन में ये आउट ऑफ रेजोनेंस हो जाएगा, यानी वो जब डी गैप में आता है, जब जो ये एज पे आ जाता है, गैप रीजन के अंदर एंटर करने वाला होता है, उस समय उसकी पोलरिटी डी की रिवर्स नहीं होगी, तो ये आउट ऑफ रेजोनेंस हो जाएगा, यानी फॉर उसकी प्रॉपर वर्किंग नहीं हो पाएगी। वो डी जब वो एंटर होता है तो उसकी पोलरिटी रिवर्स हो जानी चाहिए थी, लेकिन हो नहीं रही है, तो इसका मतलब वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, तो आउट ऑफ रेजोनेंस हो जाएगा। तो उस समय जो प्रॉपर वर्किंग के लिए आपको ज़रूरी है इलेक्ट्रॉन के लिए एक सेपरेट इंस्ट्रूमेंट बीटाट्रॉन है जो उसके अंदर यूज़ किया जाता है। वैसे है जो इस साइक्लोट्रॉन के अंदर भी है जो कुछ है जो इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, तो इसको सिंक्रो साइक्लोट्रॉन बोलते हैं, सिंक्रो साइक्लोट्रॉन। सिंक्रो साइक्लोट्रॉन के अंदर क्या होता है बच्चों को, बी को है जो वो इंक्रीज करते रहते हैं, एक ऑल्टरनेटिव क्वांटिटी बी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको भी वो इंक्रीज करते रहते हैं, क्योंकि ये जो बच्चों जब m इंक्रीज हो रहा है तो b को भी इंक्रीज करो, तो ऐसा अरेंजमेंट भी होता है, दैट इज द सिंक्रो साइक्लोट्रॉन। वो एक नया साइक्लोट्रॉन है, दैट इज द सिंक्रो साइक्लोट्रॉन, अंडरस्टैंड। तो इस टाइप के अरेंजमेंट भी किए जाते हैं, लेकिन आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो आपको बीटाट्रॉन ही आपको यूज करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। तो इट इज ए इंपॉर्टेंट कंडीशन। अब बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि जो हाईली एनर्जाइज्ड पार्टिकल जो आप ऑब्टेन करते हो साइक्लोट्रॉन के थ्रू, वो क्या क्या काम आते हैं बच्चों। तो बच्चों ऑब्वियसली है जो हाईली एनर्जाइज्ड पार्टिकल है तो इट कैन बी यूज्ड टू प्रोब द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, अंडरस्टैंड, क्योंकि उसकी स्पीड है जो हाई है। आपने रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल का रदरफोर्ड का है जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट तो देखा ही होगा, उसके अंदर है जो 4.5 MeV के जो अल्फा पार्टिकल्स ऑब्टेन करने हैं। तो आप साइक्लोट्रॉन जैसा अगर इंस्ट्रूमेंट है तो आप है जो इजीली है जो अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा के फिर गोल्ड फॉइल की तरफ है जो आप भेज सकते हैं, यानी एटम की स्ट्रक्चर की स्टडी आप कर सकते हैं इसे इजीली, अंडरस्टैंड। इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शंस बच्चों दो टाइप की होती है, इट इज़ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाने हो तो उसके अंदर जो आपके ऊपर आपको जो हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं, चार्ज पार्टिकल, उनका बम्बारमेंट कराना पड़ता है, अंडरस्टैंड।
तो अगर उनका बम्बारमेंट कराना है आपको, तो आपको ये जो हैवीली चार्ज पार्टिकल, हाईली एनर्जाइज्ड चार्ज पार्टिकल चाहिए जो है जो उस एटम से टकरा सके और ये जो आर्टिफिशियल है जो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट इनिशिएट कर सके। तो उसके लिए भी ये जो आपको साइक्लोट्रॉन के थ्रू है जो पार्टिकल्स लाइक अल्फा पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वगैरह को क्या करवाना पड़ेगा, एक्सीलरेट करवा के बम्बारमेंट करवाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड। इसके बाद बच्चों मेडिसिनल है जो यूजेस भी हैं, मेडिसिन के अंदर है जो सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर्स के लिए जो आपको रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स डेवलप करने पड़ते हैं। तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स अगर आपको डेवलप करने हैं तो उसके लिए आपको ये जो आर्टिफिशियल है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस करवानी पड़ेगी, और आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए आपको हाईली एनर्जाइज्ड है जो पार्टिकल चाहिए आपको बम्बारमेंट के थ्रू, जिससे जो रिएक्शन प्रोड्यूस हो और अल्फा बीटा एंड गामा रेज है जो प्रोड्यूस हो। तो गामा रेज है जो हमको पता है कि सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर्स के जो डायग्नोसिस के अंदर जो यूज़ की जाती है। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। ये साइक्लोट्रॉन के लिए एप्लीकेशन है। न्यूट्रॉन को है जो आप इसके थ्रू एक्सीलरेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल, और इसके अंदर है जो बच्चों हैं जो आपको पता है क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड यूज हो रहे हैं। क्रॉस्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द डीज है, तो ये दीज आर द क्रॉस्ड फील्ड्स। अंडरस्टैंड। अब न्यूट्रल पार्टिकल है न्यूट्रॉन, तो बच्चों तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा नहीं, तो वो स्पाइरल मोशन टाइप की मोशन वो नहीं कर पाएगा, तो वो इस टाइप से वो इस साइक्लोट्रॉन के अंदर यूज में नहीं आ सकता है। तो इट इज़ द थ्योरी ऑफ साइक्लोट्रॉन, जिसको मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप है जो यू कैन राइट मी, I will solve it further again. Thank you.